हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से कक्षा 11 में हिंदी आप सबको पढ़ा रही हूँ। हिंदी में गद्य खंड से पाठ 3 जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसे लिखा है सत्यजीत राय ने। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लें। सत्यजीत राय के जन्म और इनकी जीवन काल के बारे में थोड़ा। इनका जन्म 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख फिल्म इनकी है अपराजिता, अप्पू का संसार, जालसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली। और ये पथेर पांचाली बांग्ला भाषा में, शतरंज की खिलाड़ी सदगति हिंदी में। इनकी मृत्यु 1992 में हुई। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 में हुआ, ये आपने जान लिया। इन्होंने भारतीय सिनेमा को एक बेहतरीन कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के बराबर है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। साहित्यिक विशेषता इनकी क्या है? इनकी सत्यजीत राय की ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। साहित्यिक कृतियाँ साहित्यिक रचनाओं के ऊपर। इनकी पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन तथा निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला भाषा में बच्चों एवं किशोरों के लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का संसार भी सहज है। प्रमुख सम्मान इन्हें मिला है फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ का नाम है आपके। ये इस अप्पू के 2.5 साल नाम का संस्मरण है। ये पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्रामर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी। यह पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी न होने पर ही फिल्मकार जन्म लेता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान हर फिल्म निर्माता का अनुभव संसार इतना रोमांचक होता है कि उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो आइए बच्चों देखें अब पाठ को। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब तक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। इश्तहार बच्चों यानी कि नोटिस दिया। नोटिस का समझ लो कि ऐड दिया।
विज्ञापन जिसे कह सकते हैं। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके। बोले, असल में मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ गए हैं हम, कहाँ गए वे का सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ी हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारे टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब तक यह सीन दिखाई देता है तब तक दर्शक पहचान नहीं पाता कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक ऐसा दृश्य है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही तीर से कमान छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लेने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ से में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में
हमें ऐसा दिखाना था कि सरोजा थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो का कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वो भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसके दुम का छोर भी भूलो के दुम की वो छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में से भी ऐसी समस्या से पथेर पांचाली शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाली भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का वाक्यांश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं कि वो मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने के लिए को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा तथा तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात ठंड अप्पू
का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गाँव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वैसे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही थे, एक झोपड़े में रहते और दरवाजे के पास बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हो गया। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा है आदमी, देख रहे हो ना, वो कौन है जानते हो? वो है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों का कर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में लगभग 1 महीना लगा। उस घर के हिस्से में एक के पास ऐसे कुछ कमरे थे वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर सारे साउंड रिकॉर्डर्स भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। वे हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? उस पर जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो ये बच्चों आपका हो गया ये पाठ 3। अभी आप सबने सुना, इसका वीडियो देखा और देखिए इसमें कुछ नाम आए हैं अंग्रेज़ों के, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, जान लीजिए। रूजवेल्ट 1800, ये नीचे दिख रहा है, 1882 से 1945 तक। पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, अमेरिकी के 32वें राष्ट्रपति। 1933 से 1945 तक। इन्हें FDR भी कहा जाता है था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। चर्चिल 1874 से 1965 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हिटलर 1889 से 1945, जर्मनी के तानाशाह चांसलर 1933 से 1945 तक, तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 1988, ये पख्तूनों यानी अफ़गान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा।
इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला वीडियो हम अगले चैप्टर को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।